नमस्कार, राइट फॉर न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग पटना मौर्या लोक में स्थित हैं, जहाँ पे डॉक्टर साहब के द्वारा मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस से ग्लोबल पीओटी जो नाम दिया गया है जिस कॉन्सेप्ट का, उसका सर क्या मतलब रीजन है इसका और क्या हम लोग दिखाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस किया जाए। देखिए, जहाँ तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, हम लोग मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर बहुत बात कर लिए, लेकिन जब से ये कोरोना आया, कोरोना ने ये हमें बताया कि इस माहौल में अपने आप को कैसे बेहतर रखना है, खुश रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है। देखिए, डिसऑर्डर इलनेस बात करने से नहीं होगा। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम और बेहतर कैसे हों। तो ये जो इस बार का थीम है ना, मेंटल वेलबींग, तो ये यही कहता है कि हमको हर परिस्थिति में कैसे खुश रहना। तो वो जो थीम है हमें यही बताता है कि लाइफ में चैलेंजेज आते रहेंगे। मुद्दा ये है कि इसमें हम कैसे मुस्कुरा के जिए, और इसको कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, कि लाइफ को हम कंप्लीटली जिए। आपने सुना भी होगा कि डर डर के जीना भी क्या जीना होता है, वो तो मुर्दा दिल होते हैं, जिंदा दिल तो शेर की तरह जीते हैं। तो प्रॉब्लम तो आती रहेगी। अभी कोरोना आया, अभी कल को कोई और वायरस आ जाएगा। तो मेंटल वेलबींग पे ध्यान देना जरूरी है, और मेंटल वेलबींग के लिए ध्यान जरूरी, सबसे जरूरी चीज़ है कि अपने आसपास के माहौल से कनेक्टेड रहिए, लोगों का भला करिए, गरीबों की मदद करिए, पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि ज़िंदगी के अंत में रिलेशनशिप के लिए आप तरसते हैं, पैसा पड़ा रह जाता है। लेकिन सर ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे मान के चलिए कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करते हैं, ग्रामीण इलाके में जिस तरह से लोग एक दूसरे के साथ में बैठ कर के, और हर उसमें वो नहीं पता होता उनको दुख सुख के बारे में, कुछ ऐसा नहीं, हम 5 लोग बैठ कर के आपस में ये कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो कंडीशन है कोरोना के बाद से, जिस तरह से एक क्रैश आया है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में, और जिस तरह से बेरोजगारी दर ज़्यादा हुआ है, और इन सब चीज़ों को लेकर के सर जिस तरह से स्ट्रेस इंसान ले रहा है अपने दिमाग पे, उसको लेकर के सर क्या कहिएगा? वही है ना कि ये जो, देखिए, लाइफ में स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा। एक स्ट्रेस आएगा, दूसरा स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस में ही रहना, स्ट्रेस को हैंडल करना, ये हमें सीखना है। हम अपने बच्चों को समाज में ये बताएं कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छे दिन नहीं रहते हैं। तो वो जो ये जो कोरोना में आया ना, आप देखिए गाँव में उतना तनाव नहीं हुआ जितना शहरों में था, क्योंकि वहाँ पे लोग कनेक्टेड हैं, वहाँ पे लोग अपने दुख सुख को बांटते हैं, वहाँ पे उतना स्टिग्मा भी नहीं था। नहीं तो यहाँ तो लोग अपने अपार्टमेंट में, अपने घरों में कैद थे। तो कहीं ना कहीं उस दौरान लोगों को लगा कि अकेलापन कितना बड़ा बीमारी हो सकता है। और स्ट्रेस एक ऐसा टर्म है, स्ट्रेस को आप हमेशा ये मत सोचिए कि निगेटिव होता है। जैसे कि अगर मेरी लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया, घर खरीदा, एक अचीवमेंट भी हुआ, लेकिन स्ट्रेस भी हुआ कि उसका हमको EMI चुकाना पड़ेगा। हाँ। हमारे घर में बच्चा आया, पहला बच्चा आया, ढोल ताशे नगाड़े बजते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ाना लिखाना, परवरिश करना, तो दोनों चीज़ें उसमें हैं। तो स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज बैड। स्ट्रेस कई बार ज़रूरी होता है। शादी भी स्ट्रेस है, लेकिन लोग शादी करते हैं, क्योंकि शादी करने के बाद ही तो आपका टेस्ट होता है कि आप कितने कुशल इंसान हैं, कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं, कैसे बच्चों को पालते हैं, कैसे रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ते हैं। यही सब चीज़ें आजकल स्कूलों, कॉलेज में और किताबों में नहीं पढ़ाई जाती हैं कि हाउ टू बी ए गुड फादर, हाउ टू बी ए गुड हस्बैंड, हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। डिग्रियाँ मिल जाती हैं, लेकिन हम खोखले रह जाते हैं। आने वाले सर जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे माध्यम से? देखिए, आने वाले जनरेशन को मैं इतना ही कहूँगा कि आपके दिल में अगर कोई भी दर्द है, कोई भी परेशानी है, तो आप उसको शेयर करिए। खासकर अगर मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करूँगा, क्योंकि जब तक आप नहीं शेयर करेंगे तब तक सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो मेरा कहना है कि यंग जनरेशन काफ़ी साइकोलॉजिकली वीक है, और कहीं ना कहीं ये जो स्टिग्मा है मेंटल इलनेस का, इसको अपने दिल से निकालिए, क्योंकि आपने अपने दिल में बसा के रखा है। अगर आप मदद नहीं मांगेंगे तो आप क्रैश कर जाएंगे, फिर बहुत लेट हो चुका होगा। मेंटल प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी तो हो सकता है सर कि आज के यूथ में जिस तरह से नशा का ये हो रहा है, और जिस तरह से वो डेवलप कर रहा है, पैसे का क्राइसिस ऐसे ही है, तो उसमें भी तो वो लोग
मेंटल इशू हो जाएगा उन लोगों के साथ में। तो मेंटल इलनेस के कारण से नशा, देखिए मेंटल इलनेस के कारण लोग नशा करते हैं कई बार, और कई बार नशा करने से मेंटल इलनेस होता है, दोनों चीज़ें हैं। नशा एक मुद्दा है, नशा आजकल आप देखते हैं बच्चे नशा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको परिवार के अंदर में प्यार नहीं मिल रहा है, उनको वो चीज़ पीस सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसकी खोज में वो बाहर जाते हैं। एक ज़माने में हम लोग परिवार में शाम को घर से आके बैठते थे, माँ बाप बैठ के हमारा हालचाल पूछते थे, हमें पढ़ाते लिखाते थे। आजकल क्या है, 4 कमरे हैं, 3 लोग हैं, उसमें भी बातचीत नहीं होती, मोबाइल में बात होती है, सोशल मीडिया में लोग खोए रहते हैं। तो हमारे बीच जो एक भाईचारा था, जो कनेक्टेडनेस थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, और इसीलिए लोग इस खुशी के तलाशने के लिए बाहर जाते हैं, जो कि वो खुशी नहीं होती है, वो माया होती है। आदमी मालूम चला कि एक खुशी को पाने के चक्कर में आपने कितने गम पाल लिए। कि सर आज जो यहाँ पे मेंटल इलनेस की बात चल रही है, और जिस तरह से आज के यूथ जो हैं चारों तरफ से घिर रहे हैं मेंटल इलनेस को लेकर के, सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहते हैं आने वाले जनरेशन में? पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आज के यूथ तरह तरह के मेंटल इलनेस से घिर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि आज के युवा को संभवतः पहले के युवाओं के तुलना में ज़्यादा तनाव को झेलना पड़ रहा है। उसके बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारण हैं, उसमें बहुत विस्तार से जाना पड़ेगा। जैसे एक बात जो अभी जस्ट मेरे दिमाग में आ रही है कि पहले जब जीवन साथी के चुनाव की बात होती थी तो सारी जिम्मेदारी उस एक युवा पे नहीं होती थी, उसके परिवार के लोग उससे विमर्श करते थे, वो सहयोग करते थे, निर्णय लेने में सहायता करते थे। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि जीवन साथी के चुनाव के बाद का निर्णय करने की सारी जिम्मेदारी उसी युवा पे आ जाती है, जो अपने आप में, अगर आपने देखा होगा अपने आसपास जीवन में, एक बहुत ही तनावपूर्ण काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद आज जो एडजस्ट करने की जो क्षमता है, वो पहले की तुलना में व्यक्तियों में और युवाओं में भी बहुत कम है। तो इन कारणों से फिर परिवार पहले की तुलना में कमज़ोर हुआ है। पहले व्यक्ति पे या युवा पे या किशोर पे परिवार का ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था, परिवार के निर्णय से वो सहमत होते थे, बात मानते थे। लेकिन आज परिवार इस कदर कमज़ोर हो गया है कि परिवार में अभिभावक या माता पिता किसी प्रकार का निर्णय किसी किशोर या युवा पे नहीं थोप सकते हैं। ये कुछ हद तक अच्छी बात हो सकती है कि उन्हें निर्णय का अधिकार मिल रहा है, लेकिन एक हद के बाद वो तनाव का कारण बन जाता है। जब सारी जिम्मेदारी, जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय की जिम्मेदारी आप एक युवा पे छोड़ देंगे तो फिर निश्चित रूप से वो तनावग्रस्त होगा ही। उसके साथ साथ उन्हें नौकरी, शिक्षा की चिंता है, नौकरी की चिंता है, भविष्य की चिंता है, और संबंधों में अस्थिरता की चिंता है। तो इन अनेकानेक कारणों से आज के किशोर और युवा पे पहले की तुलना में तनाव ज़्यादा है। और वो एक और डाटा से में परिलक्षित होता है कि किशोरों में, युवाओं में आत्महत्या की दर अन्य आयु वर्ग की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पे पूरे समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है और इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। सर लास्ट में, अंत में आप क्या सलाह देना चाहते हैं अपने मार्फत देश के जितने भी युवा हैं, किशोर हैं और जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी? एक मिनट। सर आप ये कह रहे हैं कि आप क्या सलाह देना चाहते हैं मेरे मार्फत जितने भी देश में युवा हैं, खास करके हम अपने बिहार की युवा की बात कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे गार्जियन हैं, क्योंकि कोरोना काल अभी ख़त्म हुआ है, देश में भी क्राइसिस चल रहा है, जिस वजह से बेरोज़गारी दर बढ़ा है। बेरोज़गारी दर बढ़ने की वजह से युवा भी ज़्यादातर रोड पे हैं अभी। तो सर क्या सलाह देना चाहते हैं आप एज ए? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, और जो अभी जो जीवन के तनाव है, जो जितनी कठिनाइयां हैं, उसके लिए सिर्फ युवाओं को सलाह देने से काम नहीं होगा। इसके लिए पूरे समाज को सामने आना होगा, पूरे समाज को आपस में विमर्श करना होगा
और पूरे समाज को मिलके ऐसा कुछ करना होगा कि युवाओं पे और किशोरों पे तनाव कम हो। युवाओं को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जीवन में लचीलापन अपनाएं, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता अपनाएं और जीवन में जो कुछ प्राकृतिक है उसके करीब रहें। अभी एक विचार जस्ट मेरे मन में आ रहा है कि आज स्मार्टफोन का ज़माना आ गया है। स्मार्टफोन में एक बटन दबाते ही और एक जगह छूते ही बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो जाती हैं। तो स्मार्टफोन की तेज़ी को आप जीवन में उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई दवा देते हैं किसी को, फिर भी आपको इंतज़ार करना पड़ता है कई दिनों का। लेकिन स्मार्टफोन के कल्चर से हुआ ये है कि जो इम्पेशेंस या प्रतीक्षा करने की जो क्षमता है युवाओं में कम हो गई है। इसलिए प्रकृति के नज़दीक रहें, अपने बड़ों के साथ रहें, मिलकर रहें, परिवार को मजबूत करें, परिवार से कट के नहीं रहें और जीवन के किसी भी बड़े निर्णय में अपने लोगों का जो आपके नज़दीकी हैं, जो आपका हित चाहते हैं, उनसे विमर्श करें। हर चीज़ की जिम्मेदारी, हर चीज़ के निर्णय का बोझ अपने ऊपर नहीं लें। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के लिए इकट्ठा हुए। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस महीने में पूरे महीने को मानसिक स्वास्थ्य महीना के रूप में हम मनाते हैं। आज हम लोगों ने सारे पत्रकारों को, सारे मीडिया से जुड़े लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और उनके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। हमने उन तक सूचना ये पहुँचाई कि इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है। इस वर्ष की जागरूकता का थीम है मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली। मानसिक स्वास्थ्य अगर है तभी कोई आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। और खुशहाली के बारे में हमने ज़्यादा इम्फेसिस, ज़्यादा दबाव, उस पर ज़्यादा जोर देकर बात की कि खुशहाली के कई पहलू हैं। आप खुशहाल तभी होंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा और आपके सामाजिक संबंध अच्छे रहेंगे और आप एक सांस्कृतिक जीवन जिएंगे। यानी आपके जीवन में कला, संगीत और आध्यात्मिकता ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के खुशहाली बनती है। ये संदेश हमने देने की कोशिश की मीडिया के द्वारा। दूसरी बात जो हम लोगों ने आज की वो ये कि मीडिया के साथ हम एक खास दोस्ताना संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ सही तरीके से समाज तक नहीं पहुँच पाती हैं। अगर हम सारे मीडिया कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य की पूरी भाषा, शब्दावली और उसके बारे में बुनियादी जानकारियां पहुंचा देंगे तो आगे की जो रिपोर्टिंग होगी वो बहुत ही सही होगी और लोगों तक सही संदेश पहुंचेगा। धन्यवाद। तो ये थे सर और इनसे मेरी बात हुई। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने अंदर एक खुशी लाना है और अपने ही खुश रहना है। जब तक आप खुश रहिएगा आप इस डिसऑर्डर के करीब नहीं रहिएगा। इन्हीं सब चंद बातों के साथ में मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।